ख़वातीन हज़रात, मैं अंकारा के कदीम मरकज़ी इलाके उर्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमेशा ही दिन हो या रात हो ट्रैफिक का तांता बंधा रहता है और लोग बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। लेकिन कर्फ्यू की वजह से आप देख रहे होंगे कि इस वक्त कोई इंसान भी मौजूद नहीं है और ना ही किसी किस्म का कोई ट्रैफिक मौजूद है। यारमन तुर्की की नशरियात को पेश करने का असली मकसद तुर्की ज़बान से नाबल्द, तुर्की के हक़ाइक़ से बेखबर और सदर रजब तय्यिप एर्दोआन के बारे में सनसनीखेज़ ख़बरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम पेश करने वालों के चेहरों को बेनकाब करना है। ख़वातीन और हज़रात, आपने देखा होगा कि कितने इस्लामी ममालिक वबा से मुतासर गरीब इस्लामी ममालिक की मदद कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में कोई भी इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं कर रहा है। हालांकि आपको पता होगा कि इस्लामी मुल्क दौलत से माला माल ममालिक हैं और उनके अकाउंट्स गैर मुल्क में ख़ास तौर पर अमरीका में मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए गरीब इस्लामी ममालिक कोई अहमियत नहीं रखते हैं। हाँ ठहरिए, आपको बताता चलूँ, एक मुल्क ऐसा भी है और एक लीडर ऐसा भी है जो गरीब इस्लामी ममालिक की मदद को हमेशा ही दौड़ता चला आ रहा है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मेरी मुराद तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोआन से है। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोआन फ़लस्तीन ही नहीं, कश्मीर, रोहिंग्या, उइग़ुर, तुर्क और दीगर तमाम मज़लूम मुसलमानों का हमेशा ही से साथ देते चले आ रहे हैं और यही वजह है कि तमाम मुसलमान उनकी दिल व जान से कदर भी करते हैं। सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने तमाम मुश्किलात में तमाम मज़लूम मुसलमानों का साथ दिया है और इस कोरोना वायरस की वबा के मौका पर भी जब भी मुसलमान उनको अपनी तरफ पुकार रहे हैं, वो फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो मबज़ूल किए हुए हैं। तुर्की के इदारे टिका ने इस वक्त फौरी तौर पर पाकिस्तान, अफ्रीकी ममालिक और अज़रबैजान, बोस्निया और दीगर कई एक ममालिक को अपने तिब्बी सामान रवाना किया है। तुर्की इस वक्त सेहत के शोबे में दुनिया के तमाम ममालिक पर बरतरी हासिल किए हुए है। आपने देखा होगा कि तुर्की में इस वक्त ना तो इटली, ना स्पेन, ना ही अमेरिका जैसे हालात हैं। वजह यह है कि तुर्की के विजनरी लीडर रजब तय्यिप एर्दोआन ने वक्त से बहुत पहले इक़दाम कर लिए थे। इन्होंने तमाम तुर्की में शहर हसानलर यानी सिटी हॉस्पिटल, या जिसे उर्दू ज़बान में शहर हॉस्पिटल कहा जा सकता है, हस्पताल बड़ी तादाद में तामीर करवाए थे, जिसका अब भरपूर तरीके से इस्तेफ़ादा भी किया जा रहा है। तुर्की में अगरचे इस वक्त हर रोज़ 125 के करीब अफराद हलाक हो रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि तुर्की में अब टेस्टों की तादाद में भी रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है और अगला हफ़्ता जो है वो पूरे पीक पर होगा और उसके बाद जो है हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बड़े मज़े की बात है कि तुर्की इस वक्त आलम इस्लाम का वाहिद मुल्क है जो न सिर्फ यूरोपीय ममालिक बल्कि अमेरिका को भी 30-20 साल सामान फराहम कर रहा है और उनकी मदद को दौड़ रहा है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा था कि कोई इस्लामी मुल्क यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की भी मदद करेगा? ऐसा सिर्फ रजब तय्यिप एर्दोआन ही कर सकते हैं और तुर्की ही कर सकता है और मैं सलाम पेश करता हूँ रजब तय्यिप एर्दोआन को। ख़वातीन व हज़रात, जबकि तुर्की में कोरोना वायरस फैला हुआ तो इस मौका पर हमने तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद सारिस शहजाद काजी से भी बातचीत की और उनसे पूछा कि पाकिस्तानियों की क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानियों में किसी किस्म का कोरोना वायरस के कोई असरात नुमाया नहीं हुए हैं। इस वक्त तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं और हम उनका ख्याल रखे हुए हैं और उनसे रब्ता भी कायम है। इसी दौरान मैंने इस्तांबुल में पाकिस्तान की कौंसल जनरल
بلال خان پاشا سے بھی رابطہ قائم کیا تو ان سے بھی اس سلسلے میں بات چیت ہوئی، کیونکہ استنبول میں بڑی تعداد میں پاکستانی موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ پاکستانی جو غیر قانونی طور پر استنبول میں قیام پذیر تھے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاوہ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان پاکستانیوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو عارضی طور پر استنبول میں قیام پذیر تھے اور واپس پاکستان جانا چاہتے تھے، لیکن فلائٹس کی وجہ سے، فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں جا سکے ہیں، اور اب وہ شدید انتہائی مشکلات سے دوچار ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے مزید یہاں پر قیام کرنا بڑا مشکل بنتا چلا جا رہا ہے، اور غیر قانونی طور پر بھی جو پاکستانی موجود ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر رہنا مشکل بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اب ان کے لیے روزگار کے مواقع ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ ڈیلی ویجز پر کام کیا کرتے تھے۔ اب اس لیے ان کے لیے کرایہ ادا کرنا، کھانے پینے کا بندوبست کرنا ممکن نہیں رہا ہے۔ اس سلسلے میں قونصل جنرل اور قونصل خانہ پاکستان ان کی بھرپور مدد کر رہا ہے، لیکن کب تک وہ کیونکہ یہ سب کچھ وہ اپنے ذاتی اخراجات سے کر رہے ہیں، اور قونصل خانہ کا سٹاف بھی اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، لیکن کب تک؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاکستانی کب تک یہاں قیام پذیر ہیں، اور پاکستان کی جانب سے کب فلائٹس کا بندوبست کیا جاتا ہے اور ان پاکستانیوں کو مشکلات سے نکالا جاتا ہے۔ عام طور پر جو پاکستانی اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہیں اور حکومت پاکستان یا حکومت ترکی کی طرف سے اسکالرشپ حاصل کر رہے ہیں، ان کو ہمیشہ کی طرح اسکالرشپ مل رہی ہے، اور وہ آن لائن اپنی ایجوکیشن کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب میری ان پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ مشکل حالات میں جو جیسے بھی ہو سکے پاکستان کی قدر کریں، ترکی کی قدر کریں، اور پاکستان اور ترکی کے برادران تعلقات پر کوئی آنچ نہ آنے دے۔ اور میں ایک بار پھر ان سے گزارش کروں گا کہ ترکی اور پاکستان جو کوئی ایک دوسرے کا ہمیشہ ہی ساتھ دیتے چلے آئے ہیں، کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے ترکوں پر کوئی حرف آئے۔ خواتین حضرات، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اپنے میزبان فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ پاکستان ترکی دوستی زندہ باد۔